Hello everyone, I hope you all are well and welcome to PB Medical Classes, and today's topic is antenatal care first trimester week 1 to 12 of midwifery, obstetrics and gynecology subject. So introduction. The first trimester is a critical period in pregnancy involving rapid fetal development and significant changes in the mother's body. Early and effective antenatal care, that is called ANC, during this stage is essential for identifying risk factors, promoting healthy behaviors, and establishing a care plan. So, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है मेनली जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं प्रेगनेंसी के, वो एक रैपिड फीटल डेवलपमेंट होता है जहाँ पे कि ऑर्गेनोजेनेसिस रहता है, और इसमें मदर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं. सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मदर है उसका रेगुलर केयर करना, और ये तभी कर सकते हैं जब पहले से ही उसका अर्ली और इफेक्टिव एंटीनेटल केयर शुरू हो जाए, जिससे कि अगर कोई रिस्क फैक्टर है या वुमेन की हेल्थ को प्रमोट करना है या कुछ बिहेवियर चेंज करने हैं तो वो पहले से ही प्लान कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ एंटीनेटल केयर. Systemic supervision, examination, and advice of a woman during pregnancy is called antenatal care or antenatal prenatal care. So अगर हाँ पर्टिकुलर सुपरविजन कर रहे हैं, सिस्टमिक और रेगुलर केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, विद रेगुलर विजिट्स कर रहे हैं एंटीनेटल, तो उसमें जो भी एडवाइस एक वो प्रेग्नेंट वुमेन को मिलते हैं या एग्जामिनेशन उसमें प्रेग्नेंट वुमेन का होता है, तो उसे में हम एंटीनेटल केयर को डिनोट करते हैं. Antenatal care refers to the care given to an expectant mother from the time of conception until the beginning of labor. एंटीनेटल पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर कि मदर को लग रहा है कि उसने कंसीव कर लिया है, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन टिल अब वो कंसीव उसका पॉजिटिव है कि हाँ वुमेन प्रेग्नेंट है, तो उस टाइम ड्यूरेशन से लेकर जब तक कि लेबर नहीं होता, दैट पीरियड इज कॉल्ड एंटीनेटल पीरियड, एंड द केयर ड्यूरिंग दैट टाइम इज कॉल्ड एंटीनेटल केयर. So aims to screen the high risk case. तो इसमें जब हम एंटीनेटल केयर करते हैं तो जो हाई रिस्क केसेस रहते हैं उसको स्क्रीनिंग कर सकते हैं, मतलब कि उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि ये हाई रिस्क केसेस हैं. और हाई रिस्क केसेस क्या हो सकते हैं कि जैसे कि वुमेन को उसका एज ज़्यादा है और कंडीशन है कोई का फैमिली हिस्ट्री है किसी डिजीज़ की, तो ये हम हाई रिस्क केसेस में रखते हैं. देन उसमें और भी आते हैं अगर फीटल एबनॉर्मल लग रहा है और जैसे वोमेन की कंडीशन सही नहीं है और अदर फैक्टर्स. नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट और डिटेक्ट और ट्रीट एट द एनी अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन. नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं कि प्रिवेंट कर सकते हैं और जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको पहले से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे कि फर्दर ट्रीटमेंट या फर्दर इम्प्लीकेशन कर सकें. नेक्स्ट इज टू इंश्योर कंटिन्यू मेडिकल सर्विलेंस एंड प्रोफाइलैक्सिस. और रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स रहते हैं तो एक कंटिन्यू मेडिकल सुपरविज़न हो जाता है, और जो प्रिवेंशन है किसी भी कंडीशन की उसको पहले से ही कि वो ज़्यादा ना बढ़े उससे पहले से ही प्रिवेंट कर सकते हैं, तो जो इससे कि कॉम्प्लिकेशन भी कम हो जाएगा. नेक्स्ट, टू एजुकेट द मदर about the physiology of pregnancy and labor by demonstration charts and diagrams so that fear is removed and psychologically is improved. और इसके बाद अगर कोई भी
एजुकेशन देना है तो वो भी हम एंटीनेटल केयर के टाइम पे वोमेन को दे सकते हैं। सपोज अगर जो फिजियोलॉजी है, कैसे प्रेगनेंसी है, कैसे फिजियोलॉजिकल चेंज होंगे वोमेन में, तो उसको भी हम बता सकते हैं। और लेबर को भी बता सकते हैं कि जो वोमेन को है, जिससे कि पहले से ही अवेयर हो। और सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारी वोमेन्स होती है, उनको लेबर के रिलेटेड एंजाइटी रहता है, फेयर रहता है, तो वो भी पहले से ही वुमेन को अवेयर कर सकते हैं या एजुकेट कर सकते हैं उसके बारे में, जिससे कि उसका जो साइकोलॉजिकली उसका फेयर है या एंजाइटी है वो भी कम हो जाए। To discuss with the couples about the place, time and mode of delivery, provisionally and care of the newborn. एंटीनेटल विजिट के टाइम पे अगर बोथ पार्टनर्स आ रहे हैं तो कपल्स को बता सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन एंटिटी कैलकुलेशन करके, या उनको मोड ऑफ डिलीवरी कैसी होगी। सपोज नॉर्मल डिलीवरी है तो नॉर्मल मोड में कर सकते हैं, और अगर कॉम्प्लिकेशन है तो मे बी सिजेरियन हो सकते हैं। तो ये ऑलरेडी पहले से ही वुमेन को अवेयर करके रखना है। एंड देन नेक्स्ट, और जिससे कि बच्चे को भी और अच्छे केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, इमीडिएट केयर कर सकते हैं। एंड टू मोटिवेट द कपल अबाउट द नीड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। और अगर ऑलरेडी जो कपल्स हैं उनके प्रीवियस चिल्ड्रंस हैं, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि अगर उन्हें फैमिली प्लानिंग करना है तो उसके लिए या नीड के लिए कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं। देन टू एडवाइस द मदर अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, पोस्ट नेटल केयर एंड इम्यूनाइजेशन। इसके बाद जो मदर्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ऑलरेडी एंटीनेटल पीरियड के टाइम पे ही बता सकते हैं, और पोस्ट नेटल कैसे केयर करते हैं वो वुमेन की भी, और कैसे वो अपने बच्चे की केयर कर सकती है, ये सब एंटीनेटल विजिट्स में उसको एजुकेट कर सकते हैं। देन इम्यूनाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वुमेन के लिए भी करना है एंड चाइल्ड के लिए भी करना है। तो चाइल्ड के लिए ऑलरेडी अगर वुमेन को पहले से ही पता होगा कि हाँ ड्यूरिंग बर्थ और उसके बाद कौन कौन से मंथ में, कौन कौन से वीक में इम्यूनाइजेशन है, तो वो ऑलरेडी अवेयर रहेगी। Next is objectives. To ensure a normal pregnancy with delivery of a healthy baby from a healthy mother. अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी रहेगी तो एक हेल्दी बेबी डिलीवर कर सकते हैं, और जो वुमेन होगी वो भी हेल्दी होगी। बेसिकली जो वुमेन की हेल्थ रहती है, जो प्रेग्नेंट है, उसका जो हेल्थ रहेगा वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है बेबी की हेल्थ को। अगर वुमेन हेल्दी है तो बेबी भी हेल्दी रहेगा। The first visit objective.
अब जो फर्स्ट विजिट है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर और एट सून एज द मदर परसीव दैट सी इज कंसीव्ड, तो जो फर्स्ट विजिट वो करेगी, तो मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर का इज दैट टू असेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ द मदर एंड फीटस, to screen out the risk pregnancy and formulate the plan subsequent management। तो पहले तो ये मेन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हेल्थ स्टेटस है उसको असेस कर सके कि मदर का कैसे है और उसके जो फीटस है उसका हेल्थ स्टेटस कैसे है। तो इससे क्या होगा कि जो स्क्रीन आउट कर सकते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कौन सा है और उसी के लिए फिर मैनेजमेंट कर सकते हैं। सपोज ये है कि ग्रोथ पैटर्न उतना एक्टिवली नहीं हो रहा है या प्रेग्नेंट वुमेन में और डिजीज हैं या फिर कोई ऐसी सपोज ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं कि प्री एक्लेम्प्टिक हो गई है वुमेन या फिर अदर फर्दर डिजीज हैं, तो वो सब रिस्क केसेस में आते हैं। तो ऑब्टेन बेसलाइन इंफॉर्मेशन, एंटीनेटल विजिट से ही अगर हम वुमेन को रेगुलर विजिट करें तो इससे एक बेसलाइन इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि फर्दर आगे फ्यूचर में काम आएगी ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, मे बी इन द लेबर एंड पोस्टनेटल केयर। Procedure in first visit. So first is history taking, examination and investigation. So in the history taking, the main important is to identification of the patient, means the woman identification data should be there and the chief complaint with duration, past history, obstetrical history, menstrual history, family history, personal history and socio-economic history. So in the identification data of the patient, अब अगर हम identification data ले रहे हैं patient का तो उसको क्या क्या इंक्लूड करना है एक हेल्थ प्रोवाइडर को, तो नेम हम लिखेंगे, वुमेन का एज लिख सकते हैं, ग्रेविडा और पैरिटी लिखना है, जो मैंने आपको पहले ही प्रीवियस स्लाइड्स में भी बताया कि ग्रेविडा क्या होता है, पैरिटी किसे कहते हैं। और नेक्स्ट एड्रेस हमें लिखना है और जो वुमेन है उसका फर्स्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन और विजिट इन ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, तो वो हमें मेंशन करना है। नेक्स्ट इज द चीफ कंप्लेंट्स विद ड्यूरेशन। चीफ कंप्लेंट में मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि हमें चीफ कंप्लेंट तो बतानी है बट उसके साथ साथ ड्यूरेशन भी बताना है। तो फर्स्ट इज द पीरियड ऑफ एमनोरिया, मीन्स द पीरियड ऑफ lack of menstrual cycle and the nausea and vomiting, vertigo, nausea और vomiting, morning sickness, ये women में commonly फाइंड आउट होती है ड्यूरिंग एंटीनेटल टाइम। तो इसमें वुमेन से पूछ सकते हैं कि उनको नोजिया, वॉमिटिंग, ये प्रॉब्लम कितने ड्यूरेशन से है और कितना सीवियर है और उसका टाइमिंग क्या है। सो ये सारी चीज़ें हम चीफ कंप्लेन के टाइम पे पूछ सकते हैं। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, ऐसे ही जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, इसमें एक ये आता है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन वोमेन को रहेगा और एक अर्क ऑफ यूरिनेशन हम कह सकते हैं। देन कॉन्स्टिपेशन, अगर वोमेन प्लेंटी ऑफ फ्लूइड नहीं ले रही है तो मे बी कॉन्स्टिपेशन के चांसेस रहते हैं। और ड्यू टू चेंजेज इन द बॉडी भी ये रहता है। और हैवीनेस ऑफ द ब्रेस्ट, एक बार जब वुमेन कंसीव्ड होगी है तो ब्रेस्ट में भी चेंजेस दिखने लग जाते हैं, जैसे कि हाइपरट्रॉफी होगी ब्रेस्ट की। देन राइज ऑफ टेम्परेचर, राइज ऑफ टेम्परेचर भी नोट करना है, ड्यूरेशन एंड द एडिमा whether it is present in the female or not, and the pain in the abdomen, backache, vaginal bleeding. So next is past history. So past history में देखना है कि वोमेन को 1 साल पहले, 2 साल पहले या अभी 2-3 महीने या प्रेजेंट टाइम में वोमेन में हाइपरटेंशन है या नहीं, तो उसका वाइटल्स लेना पड़ेगा और उस पर चेक करना पड़ेगा। तो ये पास्ट हिस्ट्री है, तो जनरली अगर वोमेन को पहले से ही
हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, उसका बीपी हमेशा बढ़ा रहता है, तो वो हमें मेंशन करना है। एंड डायबिटीज़ मेलिटस पास्ट में ट्रीटमेंट चल रहा है या पास्ट में डायबिटीज़ की कंप्लेन है वुमेन को, तो भी रिकॉर्ड करना है। एंड इफ़ एनी देयर काइंड ऑफ रीनल डिजीज, जिसको हम किडनी डिजीज भी कहेंगे, तो वो भी मेंशन करना है, जैसे KFT LFT ये सारी चीज़ें। नहीं, किडनी डिजीज है एक्चुअली, इट इज़ द KFT। एंड इस पे एक्यूट और क्रोनिक कंडीशंस आ सकती है। एंड देन साइकेट्रिक इलनेस, साइकेट्रिक इलनेस इन द सेंस कि समटाइम वोमेन ऐसी होती है कि जो डिप्रेशन से भी फेस से भी पास्ट में हिस्ट्री होती है उनकी, तो वो भी हमें मेंशन करनी है। एंड इस्कीमिक हार्ट डिजीज, इफ एनी वुमेन हैविंग द हार्ट डिजीजेज, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। एंड प्रीवियस ऑपरेशन, अगर वुमेन का प्रीवियस पास्ट में किसी भी पार्ट का ऑपरेशन है, तो वो भी हमें मेंशन करना है। देन ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, द ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, ग्रेविडा, पैरा एंड नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रंस, health status of the babies, previous obstetrical history, and antenatal and intranatal we can राइट इन द डॉक्यूमेंटेशन। तो मैरिज का ड्यूरेशन 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, तो ये ड्यूरेशन रहना है। ग्रेविडा कितने हैं, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, और पैरा कितने हैं, और चिल्ड्रन लाइव कितने हैं, हेल्थ स्टेटस कितने हैं। और हम इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि अबॉर्शन का प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है। नेक्स्ट इज दी menstrual history. So the age of menarche, in that there should be the age of first menstrual cycle, वो भी हमें पता करना है। and menstrual period एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, अभी जो नॉर्मल डेज हम काउंट करते हैं 28 डेज प्लस और -5 और 3 डेज हम कर सकते हैं। बट अगर लॉन्ग टाइम उसका साइकिल था या शॉर्ट ड्यूरेशन का साइकिल था, तो वो भी हमें मेंशन करना है। एंड लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब हुआ था वुमेन को, वो भी हमें मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में लिखना है। एंड द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेशन बाय नेगल्स फॉर्मूला, और उसके बाद हमें जो अकॉर्डिंग टू उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था, उसके अकॉर्डिंग हमें नेगल्स फॉर्मूला यूज करना है और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करके बता देनी है। देन फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली के हिस्ट्री में वुमेन के हाइपरटेंशन है, मदर को है, या उसके जनरेशन में मीन्स कि किसी भी फैमिली मेंबर्स को है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो भी हमें नोट करना है ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट्स। नेक्स्ट इज पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में आते हैं कॉन्ट्रासेप्शन यूज बिफोर प्रेगनेंसी। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, वेरियस मेथड, तो वो कौन से यूज किए थे वुमेन ने। समटाइम हो सकता है कॉपर्टी, समटाइम कॉन्डोम्स, एंड समटाइम अदर पिल्स, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं। एंड स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारे भी हम हिस्ट्री ले सकते हैं कि अगर स्मोकिंग है तो कितने ड्यूरेशन तक था, और अल्कोहल है तो पास्ट में है, और हम एडवाइस कर सकते हैं दैट वुमेन शुड अवॉइड स्मोकिंग अल्कोहल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। Socio-economic history, this is very important. So we have note the occupation of the woman and family or either partner, and the family income. नेक्स्ट है ड्रग हिस्ट्री। ड्रग हिस्ट्री वुमेन को ड्रग्स के बारे में बताना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं और उससे टेट्राजेनिक इफेक्ट बेबी में शो हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें जैसे कि ड्रग हिस्ट्री तो बतानी है, और ड्रग के बारे में भी बताना है कि कौन कौन से हार्मफुल हो सकते हैं। बट अगर हम उसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं वुमेन को ड्यूरिंग विजिट्स, तो हमें देखना है कि वुमेन कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स तो नहीं ले रही है,
या फिर उसकी पास्ट हिस्ट्री है कि हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स लिए हैं और आइदर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लिए हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड या एंटी कोगुलेंट ड्रग्स लिए हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन भी वुमेन का एंटीनेटल विजिट्स में करना है। तो इसमें जो जनरल एग्जामिनेशन आता है उसमें अपीयरेंस, वाइटल साइंस लेंगे जिसमें टेम्परेचर, पल्स, बीपी, हाइट ऑफ पेशेंट मेजर करना है, वेट ऑफ पेशेंट, एनीमिया, जॉइंडिस एंड एडीमा चेक करना है, नेक, टंग, टीथ, गम्स, ब्रेस्ट एंड एब्डोमेन, ये सब जनरल एग्जामिनेशन के टाइम पे हमें करने हैं। और अगर कोई भी अबनॉर्मेलिटी ऐसे लगता है तो उसको भी फाइंड आउट करके मेंशन करना है। सपोज अगर कोई एनीमिक वुमेन है जिसको सीवियर एनीमिया है तो भी हम फिर उसको हाई रिस्क केसेस पे रख सकते हैं। तो ये हमें सब तब पता चलेगा अगर वुमेन रेगुलरली एंटीनेटल विजिट्स कर रही है और उसके एग्जामिनेशंस हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेशंस, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में चेक करना है और ब्लड ग्रुपिंग करनी है, RH टाइपिंग करनी है। RH टाइपिंग बहुत इम्पोर्टेंट रहती है क्योंकि कभी होता है कि मदर का निगेटिव है, बच्चे का पॉजिटिव हो गया तो वो भी कॉम्प्लिकेशन रहता है। एंड यूरिन टेस्ट करना है, रैंडम ब्लड शुगर चेक करनी है, विनरल डिजिट VDRL टेस्ट करना है और HBS AG हेपेटाइटिस बी सर फेस एंटीजन हमें चेक करना है और मैटरनल सीरम अल्फा प्रोटीन लेटर प्रेगनेंसी में हम चेक कर सकते हैं। सीरोलॉजिकल और रुबेला और हेपेटाइटिस भी चेक कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड भी हम फिर आगे फ्यूचर ट्राइमेस्टर में वुमेन का कर सकते हैं। Subsequent visit schedule at interval of 4 weeks up to 28 weeks, at interval of 2 weeks up to 36 weeks, at weekly interval up to EDT means weekly interval तब तक होना चाहिए जब तक कि expected date of delivery नहीं हो जाती। So as per WHO recommendation at least 4 visit होने चाहिए। So first visit around 16th week, second visit is between 24 to 28 weeks and third visit is 32 weeks and fourth visit is 36 week. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सिक्वेंट विजिट। जो ये सब्सिक्वेंट विजिट है इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ड्यूरिंग एंटीनेटल टाइम सो टू असेस फीटल वेलबींग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि फीटल सही है, उसकी हेल्थ अच्छी है कि वेल है, ये चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड। नेक्स्ट इज टू असेस लाई प्रेजेंटेशन एंड पोजिशंस। ड्यूरिंग एंटीनेटल एग्जामिनेशन हम लाई प्रेजेंटेशन कौन सा है, वर्टिकल है तो पोजीशंस कौन सी हैं ये हम चेक कर सकते हैं ऑलरेडी। देन टू असेस एनीमिया, प्री एक्लेम्सिया, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, फीटल ग्रोथ। इसके बाद वोमेन में एनीमिया प्रेजेंट है और अगर प्रेजेंट है तो कितना, माइल्ड है, सीवियर है, मॉडरेट है, और अगर नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि एनीमिया नहीं है वुमेन को, उसका हीमोग्लोबिन इतना है नॉर्मल। नेक्स्ट इज प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे कि जो वुमेन है उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और जेस्टेशन। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम देखना है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो जाता है और कभी कभी एक्सेसिव अमाउंट में रहता है।
तो वो कंडीशन भी चेक करनी है। नेक्स्ट इज फीटल ग्रोथ। फीटल ग्रोथ जो हमारा मेन फोकस है कि एंटीनेटल टाइम पे हमें देखना है कि फीटल जो हेल्दी है कि नहीं है। तो एक ग्रोथ फैक्टर भी आता है इसमें, क्योंकि ग्रोथ हम चेक कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि रिटार्डेड हो जाता है, और अगर फीटल ग्रोथ नॉर्मल है तो भी हम चेक कर सकते हैं कि हाँ जो फीटस है वो हेल्दी है। देन to organize specialized antenatal clinics with cardiac disease and diabetes। अभी कुछ ऐसे क्लिनिक्स हो गए हैं जहाँ पे कि एंटीनेटल टाइम पे ही कार्डियक डिजीज और डायबिटीज का स्पेशलाइजेशन है, तो उससे मदर और भी ज़्यादा अवेयर रह सकती है रिगार्डिंग हेल्थ। Next is to select time for ultrasound for amniocentesis chronic venous sampling when indicated। अगर लैटर प्रेगनेंसी में जो ट्राइमेस्टर हैं उनमें एमनोसेंटेसिस भी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं और क्रोनिक वीलस सैम्पलिंग जैसे टेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि फीटस के हेल्थ के बारे में पता चल जाता है और कंजेनिटल डिसऑर्डर्स के बारे में पता चल जाता है। इन सब्सिक्वेंट विजिट्स जनरल एग्जामिनेशन में वेट, ब्लड प्रेशर, पैलर, एडीमा चेक कर सकते हैं, पेशेंट की कंप्लेंट्स सुन सकते हैं और उसको फिर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एंड फीटल मूवमेंट एंड डेट ऑफ क्विकनिंग, क्योंकि लेटर ट्राइमेस्टर में क्विकनिंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर मूवमेंट भी चेक करके रखना है। एंड जेस्टेशनल एज टू बी कैलकुलेटेड, जेस्टेशनल एज भी हमें कैलकुलेट करके रखनी है कि वोमेन को कितना ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का, या उसका एंटीनेटल टाइम पीरियड अभी कौन सा है और कौन सा ट्राइमेस्टर है, ये हम चेक कर सकते हैं। देन हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग डाइट और उसका जो हेल्थ है उसके रिलेटेड स्लीप पैटर्न, सो हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। एंड प्रोफाइल एक्सिस ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, प्रिवेंशन और कैसे ट्रीट करना है एनीमिया को, उसके बारे में अवेयर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट डेवलपिंग इंडिविजुअलाइज्ड बर्थ प्लान, बहुत सारे ऐसे वुमेन्स रहती हैं जिनको ऑलरेडी उन्होंने प्लान किया रहता है कि हम ऐसे ही डिलीवरी कराएंगे, तो वो जो टाइप ऑफ डिलीवरी है वो भी वो अपने फिजिशियन या फिर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनसे बता सकती हैं, और रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स में। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम आगे पढ़ते हैं कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन करते हैं, पैल्पेशन करेंगे, परकशन करेंगे एंड अस्कल्टेशन करेंगे। सो इन द इंस्पेक्शन में जो शेप ऑफ यूट्रस है वो चेक करना है, सिलेंड्रिकल है, ओवल है एंड राउंड है। देन स्ट्रे ग्रेविडम, स्ट्रे ग्रेविडम भी हमें चेक करने हैं। स्ट्रे ग्रेविडम जनरली जो वो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें ये फाइंड आउट होते हैं, और जनरली ये वाइट पैचेज रहते हैं जो कि वुमेन के एब्डोमेन में शो होते हैं, जिन्हें हम स्ट्रेस मार्क भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट इज लीनिया नाइग्रा, ये ब्राउनिश डिस्कलरेशन होता है वर्टिकली, एंड ये भी हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है। और फिर स्कार मार्क्स हो सकते हैं, फीटल मूवमेंट्स हम चेक कर सकते हैं ड्यूरिंग लेटर ट्राइमेस्टर्स। एंड पैल्पेशन, असेस फंडल हाइट एंड लाई, एब्डोमिनल ग्रिप, फंडल ग्रिप कैसा है, लैटरल ग्रिप चेक कर सकते हैं। एंड सेकेंड पेल्विक ग्रिप एंड पावलिक मैनवर, द फर्स्ट पेल्विक ग्रिप पेल्विक पैल्पेशन कह सकते हैं। एंड अस्कल्टेशन चेक्ड बाय पीनार्ड स्टेथोस्कोप और ड्रॉपलेट,
जब हम अस्कल्टेशन करते हैं तो उसको पीनार्ड है तो उसको भी आप ड्रॉपलर से चेक कर सकते हैं। एंड नॉर्मल जो FHR है, जो फीटल हार्ट रेट है 120/160 बीट पर मिनट, वो भी चेक कर सकते हैं। एंड फीटल ट्रैकिकार्डिया मोर देन 160 बीट पर मिनट होगा, और जो फीटल ब्रेडिकार्डिया है दैट इज लेस देन 120 बीट पर मिनट। Then next is antenatal advice. Antenatal advice जो मेन प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है दैट इज टू अवेयर द पेशेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर चेकअप। एक बार अगर कोई वुमेन एंटीनेटल केयर सेंटर पे आई है, एंटीनेटल विजिट के लिए आई है, तो उसको पहले से ही हमें अवेयर करना है कि आपको रेगुलरली आना है ड्यूरिंग एवरी ट्राइमेस्टर, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। Next is to maintain the health status of women to the optimum till delivery by judicious advice regarding diet, drug and hygiene. और हमें ये भी बताना है कि कैसे वुमेन का हेल्थ स्टेटस मेंटेन रहेगा, और एडवाइस दे सकते हैं रिगार्डिंग डाइट, जो हेल्थी डाइट रहते हैं, आयरन रिच डाइट रहते हैं, विटामिन्स मिनरल प्रोटीन रिच डाइट, एंड ड्रग्स बता सकते हैं जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और हाइजीन के बारे में नॉलेज दे सकते हैं कि वुमेन को हाइजीन मेंटेन करनी है थ्रू आउट द डिलीवरी और आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। ये हम पहले से ही एंटीनेटल केयर पे बता देते हैं वुमेन को। एंड टू इम्प्रूव and tone up the psychology and to remove the fear of pregnancy by talking sympathetically to the patient and explaining the principal change and event likely to occur during pregnancy। और अगर वुमेन को सपोज फेयर है, एंजाइटी है रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी और रिगार्डिंग द लेबर, बहुत सारी वुमेन को जो लेबर का फियर है वो उनको हमेशा वो एंजियस रहती है कि लेबर कैसे होगा, और उनके माइंड में एक फेयर भी रहता है, तो उसको भी हम एक्सप्लेन करके और जो भी उनके ड्यूरिंग एंटीनेटल टाइम जो चेंजेज हैं वो भी बता के, और कैसे वो कोप अप कर सकती है सारी चीज़ों को, चेंजेस को, इमोशनल फिजिकल, और कैसे वो डील कर सकती है लेबर में, ये सब हम उसको पहले से ही बता सकते हैं जिससे कि वो एक मेंटली भी प्रिपेयर रहे। नेक्स्ट इज एंटीनेटल एडवाइस। डाइट, रेस्ट एंड स्लीप, bowel pattern, personal cleanliness, clothing, shoes, belt, dental care, care of breast जो कि बहुत important है, और coitus, traveling, smoking and alcohol, immunization and drug। Diet is very important during the time of pregnancy। न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, और इजली डाइजेस्टेबल हो ऐसे मील्स लेनी है। एंड द डाइट विच इज रिच इन द प्रोटीन मिनरल्स विटामिन, क्योंकि वोमेन के साथ साथ जो फीटस की नीड है, फीटस तो खुद से नहीं खा रहे, जो वोमेन खाएगी वही उस पे दिखेगा, मीन्स कि वोमेन न्यूट्रिशियस डाइट ले रही है तो वो बच्चा भी हेल्दी रहेगा, क्योंकि वोमेन हेल्दी रह रही है और हेल्दी डाइट ले रही है। ठीक है, तो मेनली वोमेन को ही देखना पड़ेगा कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम पे वो जितना हेल्दी फूड खाएगी उसका बेबी भी उतना हेल्दी रहेगा। डाइटरी डेली डाइटरी अलाउंसेस ऑफ अ वोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में जो कैलोरीज होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ती है वोमेन को एज कम्पेयर टू नॉन प्रेगनेंसी स्टेज, और इसमें आता है फूड एलिमेंट प्रेगनेंसी कैलोरीज 2500, इन विच प्रोटीन द वोमेन हैव टू टेक 60 ग्राम, iron 40 mg and folic acid 400 ug microgram, and then calcium 1000 mg,
and vitamins A 6000 international unit. So rest and sleep. Sleep must be proper. The women have to take rest and at least 8 hours sleep at the night and at least 2 hours, or if it is not possible then take a half an hour nap during the midday meal. Midday meals means the after taking the afternoon meal. Then hard, strenuous work should be avoided in first trimester and last 4 weeks. So we are talking about the first trimester in the antenatal care. So the heavy loaded work the woman should be avoid. Next is bowel. Regular bowel movement may be facilitated by regulation of diet, taking plenty fluid, vegetable and milk. बावल पैटर्न वुमेन नॉर्मल कर सकती है बाय रेगुलर डाइट, और डाइट में प्लेंटी ऑफ फ्लूइड या जूसेस इन्वॉल्व होना चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, मिल्क होना चाहिए, जिससे कि एक रेगुलर बावल पैटर्न रहेगा वुमेन में. देन कोइटस. The sexual activity must be avoided in the first trimester and last 6 weeks of pregnancy. Next is bathing. The woman should be take bath daily, but be careful against sleeping in the bathroom due to imbalanced. Woman bath ले सकती है daily, but carefully रहना है कि woman sleep out ना हो, या फिर जो floor है washroom का that should be dry. So एक proper care होनी चाहिए woman की. In family also means during when the woman is doing daily care activities. Next is dental care. Dental care भी pregnancy में बहुत important है. The dentist should be consulted at the earliest if necessary. This will facilitate extraction or filling of the caries tooth if required comfortably in the second trimester. The best time for such procedure. अभी हम इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर वुमेन को पहले से ही ऐसे डेंटल कैरीज हैं, हम जब फर्स्ट विजिट एंटीनेटल एग्जामिनेशन उसका कर रहे हैं ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर उसको कोई भी डेंटल प्रॉब्लम है या उसका फीलिंग है, एक्सट्रैक्शन है, तो उसको हमें वेट कराना है और हमें उसको एडवाइस देनी कि उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर में करना है. और अगर ऐसे वुमेन जो ऑलरेडी प्री कंसेप्शन पीरियड में है या वुमेन बाद में कंसीव करना चाह रहे हैं, तो उन वुमेन को भी हम पहले से ही अवेयर करते हैं रिगार्डिंग दीज ऑल थिंग कि उन्हें प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या डाइट लेना चाहिए, कैसे डेंटल केयर करना चाहिए, रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग. तो एंटीनेटल के टाइम पे भी हमें ये देखना है कि वुमेन को बताना है कि उसको प्रॉपर एंटीनेटल टाइम में भी डेंटल केयर करना है. Care of breast. This is very important and this is also a subtopic on this. So breast केयर बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि लेटर ऑन प्रेगनेंसी के बाद भी ब्रेस्ट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. फिर ब्रेस्ट फीडिंग है और फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क है मदर का, तो उन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल चेंज है वोमेन में, तो वोमेन को एंटीनेटल टाइम पे ही बताना है. So breast examination help to note the presence of pregnancy changes, but also to note the nipple are cracked or depressed and skin color of areola. If the nipples are anatomically normal, nothing is to be done beyond ordinary cleanliness. If the nipples are retracted, corrected is to be done in the latter months by manipulation. ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में ड्यूरिंग एंटीनेटल टाइम पे हाइपरट्रोफाइड होता है, और जो ब्रेस्ट का साइज है मींस वो इलार्ज्ड होगा,
और इसमें ऐसे फॉर्म हो सकते हैं हार्डनिंग ऑफ ब्रेस्ट, क्रैक ब्रेस्ट हो सकते हैं, और जो एरियोला का चेंजेस होते हैं वो भी देखने को मिलता है। तो ये सारी जो एनाटॉमिकल थिंग्स हैं वो भी वुमेन को अवेयर कराने ड्यूरिंग एंटीनेटल टाइम, जिससे कि वो चेंजेस जो उसके फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे हो रहे हैं उसको समझें। एंड नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग। Traveling should be avoided in first trimester and last 6 weeks. Air traveling is contraindicated in placenta previa, preeclampsia, severe anemia. ट्रैवलिंग मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड रहता है। अगर कोई एयर ट्रैवल कर रहा है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा अगर किसी भी पर्सन को प्लेसेंटा प्रीविया है। प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो प्लेसेंटा है वो लो लाइंग सिचुएटेड रहता है यूट्रस में। एंड प्री एक्लेम्सिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कि जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यूरिंग द जेस्टेशनल पीरियड, और बेबीज में रह सकते हैं प्रोटीन्यूरिया। एंड सीवियर एनीमिया, अगर किसी भी वुमेन को सीवियर एनीमिया है तो भी ये चीज़ें कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेंगी इन ट्रैवलिंग। ये प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, जो सीवियर एनीमिया, ये वुमेन को ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही बता देना है सो दैट कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए और वुमेन ऑलरेडी पहले से ही प्रिपेयर रहे रिगार्डिंग दीज ऑल, और अगर प्रिपेयर या फिर वो अपने को प्रिवेंट कर सकते हैं रिगार्डिंग दीज कॉम्प्लिकेशंस। स्मोकिंग एंड एल्कोहलिज्म. Smoking and alcohol are injurious to the health during pregnancy. हम वुमेन को ये भी गाइड कर सकते हैं कि उनको अगर स्मोकिंग अगर उनकी हैबिट है या पर्सनल हिस्ट्री है और पर्सनली उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ में इधर स्मोकिंग अल्कोहल, तो हम उनको बता सकते हैं कि दे शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। एंड हैवी स्मोकर हैव लो बर्थ वेट बेबीज एंड अबॉर्शन। समटाइम ऐसा होता है कि जो हैवी स्मोकर्स रहते हैं तो उनमें लो बेबी का वेट कम दिख होता है और अबॉर्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। Alcohol during pregnancy lead to fetal growth retardation. अगर कोई भी प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल ले रहे हैं तो उसमें जो फीटस का ग्रोथ है वो रुक जाते हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकता है, ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। इम्यूनाइजेशन, टिटनस टॉक्सॉइड, टीटी भी हम इसके कहते हैं, इसके भी डोजेज लगती हैं प्रेगनेंसी टाइम पे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनाइजेशन। एंड हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, रेबिस। रेबिस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि अगर कोई भी एनिमल मीन्स कि जैसे डॉग बाइट हो गया या फिर रेबिस का वैक्सीनेशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो सेफ रहता है क्योंकि वो प्लेसेंटल बैरियर को कॉज नहीं करता, तो वो सही है कि रेबिस का वैक्सीनेशन भी हम लगा सकते हैं। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन में मोस्टली लाइव वायरस वैक्सीनेशन रहते हैं जैसे कि रुबेला है, मिजिल्स है और मम्स है एंड वेरिसेल। Next is drug. Most of the drug crosses placenta to reach the fetus while prescribing the physician. बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं और फीटस में टेट्रोजेनिक इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमेन ड्रग्स ले रही हैं तो उसको पहले ही एंटीनेटल विजिट्स में बता देना है कि कोई भी ड्रग वो लेती हैं तो उसको पहले फिजिशियन से बताना है। लैब इन्वेस्टिगेशन, complete blood count, blood grouping, RH typing, urine test, and random blood sugar, Winrel Disease Research Laboratory VDRL, and HBsAg. तो ये लैब इन्वेस्टिगेशन है जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही वुमेन को करा देने चाहिए, और अगर वुमेन अवेयर नहीं है
तो हेल्थ प्रोवाइडर्स को उसको बताना है, अवेयर कराना है और जनरली ये टेस्ट करने हैं। Urine, protein, sugar and pus cell. If significant proteinuria is found, clean catch specimen of mid-stream urine is collected for the culture and sensitivity test. To collect the mid-stream urine, the patient is advised to clean the vulva and to collect the urine in a clean container during the middle of the act of urination. यूरिन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंटीनेटल पीरियड। इससे हमें पता चल सकता है कि प्रोटीन यूरिया का प्रेजेंस तो नहीं है, शुगर या कोई पस सेल्स तो नहीं है यूरिन में, और हम यूरिन कल्चर करके और जो वुमेन को एडवाइस करना है कि वो मिड स्ट्रीम यूरिन ही कलेक्ट करे। और जनरली अगर हम यूरिन टेस्ट करें तो वुमेन को ये भी एडवाइस देनी है कि मॉर्निंग सैंपल कलेक्ट करें इफ पॉसिबल। एंड देन वुमेन को एजुकेट भी करना है वाइल वो यूरिन टेस्ट के लिए सैंपल दे रही है, तो उनको पहले ही अपना जो जेनिटल पार्ट है वो क्लीन करके रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द antenatal care in the first trimester. So thank you for watching this all. So I am just summarizing these all slides once. So today we studied about the antenatal care first trimester, week 1 to 12 included in that, and in the weeks it is 1 to 12 and in the month 3 months. So we talk about the introduction as the trimester involve the care during the time of antenatal period first 3 months, and to check whether the fetus is developing or not, and to educate mother for the changes during the time of pregnancy. So antenatal examination is very important for the pregnant woman, and it will be regular supervision if any abnormality in the patient, or take care of the health of the patient, means woman. And next is the aim to screen out high risk cases or to detect complication, and to educate women regarding the pregnancy and complications also, and to motivate couples to discuss about couples about the mode of delivery, advise women regarding breastfeeding, immunization during the time of antenatal care. So objectives for the normal pregnancy and delivery or healthy baby or healthy mother. And next is the first visit must be to assess the health status of woman and fetus. And procedure in the first visit, there must be history taking, examination and investigations. So in history taking, these identification, chief complaint, past obstetrical history, menstrual history, family history, personal history, socio-economic history must be taken. So this is all the points in identification data of patient, in the chief complaint, and past history very important. If the woman having hypertension, diabetes, renal disease, psychiatric illness, and ischemic heart disease, and any previous operations. Next is obstetrical history, which is very important. Or obstetrical history must be questioned in any examination. What are the obstetrical histories, and what is gravida, para, and number of children's health status of babies, like that. In menstrual history, that must be taken during the antenatal care and for the of the pregnant woman, that so that last menstrual period can be asked, and then expected date of the delivery can be calculated. Family history must be taken as hypertension, diabetes, multiple pregnancies, and personal history,
means contraceptions before the pregnancy or smoking and alcohol, and socio-economic history, drug history, which is very important, physical examination in which general and abdominal examination during the antenatal care, and in general examination appearance, vital signs, height of the woman, and the weight, anemia, jaundice, edema, neck, tongue, teeth, gums, breast and abdomen must be taken. Investigation, CPC is very important. Complete blood count must be there. Blood grouping of that woman should be mentioned, and sometimes the both the partner blood group must be checked on, mainly woman blood grouping. So or rhesus factors, either the woman having positive, negative blood grouping, and urine examination is very important throughout the pregnancy or before knowing about the pregnancy also. So random blood sugar, VDL, HbSAg, and later on there are many tests, means maternal serum, alpha P2 protein, ultrasonography, like that in other trimesters. Subsequent visit schedule, in which the four visits are very important: first 16 weeks, second 24 to 28 weeks, third 32, and fourth 36 weeks. So this is very important. Objective of subsequent visit: to assess fetal well-being, which is the main objective of the antenatal care, that woman should be healthy, but the fetal health must be maintained and the fetus should be healthy. And the lie, and whatever the vertex presentation, beach presentation, and position left, or ROA, LOA, and assess the anemia and other disease condition like preeclampsia, and also we can assess the amniotic fluid fetal growth, and many cases of the diabetes or cardiac disease. Just go for the general examination, weight, BP, pallor, edema,
So this is all about the breast examination, and the breast examination is more important because there are many changes in the breast size, shape and the skin color of the areola. Next, traveling should be avoided during the first trimester. That should be mentioned or note or educate or aware to the pregnant woman who is in the antenatal period. Smoking, that should be avoided, and it must affect on the that baby's weight, abortion, and even there will be fetal growth retardation when alcohol intake by the pregnant woman. In immunization, there are various immunization, and the woman must be aware about the immunization schedule so it can be prepared for that. And there are many which are indicated during the time of pregnancy, and but there are certain immunization or immune means that will be contraindicated during the time of pregnancy. So whenever the woman is taking any drug, that should be prescribed by the physician during the time of pregnancy. Investigation is very important so that the woman must be aware about the various condition in the body, and if there is no any abnormality in the all lab investigation, and if the lab investigation are the normal, so the woman can go for the healthy delivery, and the woman must take more preventives so that she can be more healthy and the fetus is also getting more healthier. So urine test is very important during the time of pregnancy. So thanks for watching this video, and if you want more videos like that, so you must subscribe this and share this and just like this. And if anyone having any query, you can just go for comment and just reply in the comment about the class feedback so that I can prepare more videos. And if any doubt anyone having, so he can also comment on that. So thank you so much.